So मैम लास्ट, हाँ लास्ट क्लास में जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, हमने कोलिजन गवर्नमेंट तक पढ़ लिया था, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम यस पूरा मैम। खत्म कर दिया था। आज हम प्रेसिडेंट करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद हम करेंगे क्या बचा है इसमें और जुडिशरी। जुडिशरी, यस। प्रेसिडेंट के बाद जुडिशरी करेंगे और फिर अगला चैप्टर। तो मैंने गुड सवाल ये इवनिंग पूछा, मैम। गुड इवनिंग। तो मैंने सवाल ये पूछा है कि कोलिजन गवर्नमेंट का क्या नुकसान है, बताओ बताओ वरुण। मैम कोलिजन गवर्नमेंट से 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 हमें एक सेकंड याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? याद थोड़ी करना था, समझना था। बताओ प्रत्युष, क्या नुकसान नुकसान है कोलिजन गवर्नमेंट का? व्हाट इज द मैम लॉस? कोलिजन, यस मैम, मैम कोलिजन गवर्नमेंट में मैम डिसीजन मेकर्स बहुत हो जाते हैं, तो उसमें मैम कॉन्फ्लिक्ट होने का बहुत चांसेस रहता है। और मान लो मैम कोई गवर्नमेंट, मान लो मैम मोदी सरकार को किसी गवर्नमेंट ने 80 सीट से जिताए है, मतलब लोकसभा में जिताया हो, तो मैम वो फिर बोलेगी कि हमको मतलब अपनी वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो बोलेगी हम तुमको सपोर्ट नहीं देंगे जब तुमने हमारी ये बात नहीं मानी, तो उसमें मैम वेरी कॉन्फ्लिक्ट गुड, होने का बहुत चांसेस है। वेरी गुड। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब है कि एक्चुअल कोई भी पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ पावर में आई नहीं है, तो सब लोगों ने खिचड़ी बना ली है। किसी के पास चावल है, किसी के पास दाल है, किसी के पास कुकर है, किसी के पास में गैस है, और ऐसे मिलकर के पूरी खिचड़ी रेडी हुई है। इनमें से कोई भी इंसान मैम क्या बाहर लेगा। बता सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? आप सवाल का नहीं, अब जवाब सुनो। जवाब, सवाल ये है कि कोलिजन गवर्नमेंट का नुकसान क्या है। तो अब इनमें से कोई भी इंसान क्रिटिकल है, क्योंकि मेजोरिटी सारे लोग मिल करके लाए हैं, तो 4-5 पार्टी मिलकर सरकार चला रही है। अब इनमें से सारी ही पार्टी डरी हुई है और सारी ही पार्टी के पास एडवांटेज है। तो जो पार्टी की बात नहीं सुनी जाएगी वही धमकी देने लगेगी कि हम चले जा रहे हैं मेजोरिटी से और सरकार गिर जाएगी तुम्हारी। क्योंकि सरकार में बने रहने के लिए मेजोरिटी का बने रहना पूरे 5 साल बहुत जरूरी है। 5 साल में कभी भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई भी पार्टी हटा दे अपना समर्थन, तो उसी ईयर उसी समय सरकार गिर जाती है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि 5 साल का कंप्लीट भी नहीं होता है इलेक्शन वाला टेन्योर, उसके पहले ही किसी की गवर्नमेंट गिर जाती है ना। जैसे लास्ट ईयर जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो 2 महीने में इनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन कराए गए, फिर वो जीत करके आए थे, है ना। तो क्योंकि उस वक्त पूरी मेजोरिटी में नहीं थी, तो 2 महीने 3-2.5 महीने में उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। उसी तरह बहुत सारी ऐसी सरकारें प्रीवियसली रही हैं जिनमें क्या होता है कि जो कोलिजन पार्टनर होते हैं वो पूरा फायदा उठाते हैं इस बात का कि उनके बिना मेजोरिटी मिलेगी नहीं, तो वो अपनी मनचाही बात मनवाते हैं, है ना। तो आज हम बात करने यस वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। हाँ बेटा, प्रेसिडेंट के बारे में अगर बात करें तो सबको पता है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट को जो चला रहा है वो तो प्राइम मिनिस्टर है। यानी कंट्री के सारे डिसीजन कंट्री को रूल करने वाली प्रेजेंट गवर्नमेंट लेती है, और वो गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट टर्म यूज, देखो टर्म सुनो। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है, करेक्ट। तो गवर्नमेंट जो आज है वो 5 साल बाद नहीं रहेगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी। इसीलिए नाम यहाँ बीजेपी या कांग्रेस नहीं लिखा है, कॉमन टर्म गवर्नमेंट लिखा है। यानी जो भी पावर में इस वक्त पार्टी बैठी है वही गवर्नमेंट बन जाएगी, और उसी के हेड को पीएम बोलेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी बने या फिर कल प्रत्युष पीएम बन जाए, लेकिन पोस्ट का नाम प्राइम मिनिस्टर ही रहता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नमेंट का हेड नहीं है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य नहीं है, यूपीएमपी। स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कंट्री, समझ गए। तो प्रेसिडेंट एक एक्चुअली में हेड ऑफ द कंट्री है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट के पास केवल ओनली नॉमिनल पावर है। नॉमिनल मतलब नाम की, तो नॉमिनल को समझो नेमिनल, नेम की पावर है, बस नाम की पावर है, और कोई पावर नहीं है। कैसी हुई नाम की पावर? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है
कि ब्रिटेन में यानी प्रेजेंट है ब्रिटेन में सारी के सारे डिसीजन पार्लियामेंट लेती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन में आज क्वीन तो है ना, ब्रिटेन में क्वीन है, अब तो प्रिंस है, मेगन मार्कल के हस्बैंड प्रिंस है और उनके बड़े वाले भैया भी प्रिंस है थे और उनके मदर जो थी वो भी क्वीन थी, यानी उनका जो क्वीन और प्रिंस का कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। लेकिन क्या उनके पास एक्चुअल कोई पावर है? क्या कंट्री को चलाने का डिसीजन क्या प्रिंस लेता है? नहीं, प्रिंस एक पोस्ट बनाई हुई है रिस्पेक्टेड, जिसके पास केवल सेरेमनी वाली पावर है कि चलो आज प्रेसिडेंट से मिलने चलते हैं, चलो आज लंच है उनके घर पर, चलो फॉरेन डिग्निटरीज मिलने आए हैं, बस मिलाप 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 चलते रहता है। और कंट्री के जितने भी डिसीजन होते हैं उसमें उनके साइन लिए जाते हैं, डिसीजन कोई और ले रहा है लेकिन पन्ने पे साइन कराने एंड पे पहुंचा जाता है किंग के पास। वैसे ही यहाँ पर आया जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है, लेकिन उसके नाम की, उसके पोस्ट की इतनी वैल्यू है कि वो साइन करता है तो अथॉरिटी लगती है कि कंट्री ने साइन करा, क्योंकि कंट्री खुद तो उठ के खड़ी हो नहीं जाएगी साइन करने के लिए, है ना। तो कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव हुआ प्रेसिडेंट, जो कंट्री के सारे डिसीजन पर साइन करेगा। लेकिन कंट्री को चलाएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर, सीधी बात, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? इन जो कोई काम नहीं करता वो होता है सुपरविजन, वो सुपरविजन करता है, तुम लोग क्या काम कर रहे हो मैं इसे देखूंगा। तो प्रेसिडेंट सुपरवाइज करते हैं सारे फंक्शनिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के कंट्री में, सो दैट सारे की सारी चीजें जो हैं वो हारमोनी में चल सके, समझ गए? अब सीधी बात समझो, डे टू डे फंक्शन में प्रेसिडेंट को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें प्राइम मिनिस्टर और उसकी गवर्नमेंट को जैसे भी चलानी है कंट्री वो चला सकते हैं। मेजर डिसीजंस वो ही लेते हैं क्योंकि वो पावर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी दे रखी है। लेकिन अचानक मोदी जी का दिमाग खराब हो जाए या कुछ ऐसी चीज गवर्नमेंट के लोग करने लगे जिसमें जिसमें कंट्री की यूनिटी को ही खतरा हो, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए, कोई बाहर की कंट्री हम पे अचानक अटैक कर दे, तो नॉर्मल टाइम पे तो प्रेसिडेंट किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, मतलब वो डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं केवल चीजें, ठीक है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस वक्त प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं और उसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, समझ गए? यानी जब भी कंट्री में कोई वॉर की सिचुएशन आती है, जब भी कंट्री पर कोई खतरा होता है या कंट्री पे अंदर अंदर कोई लड़ाइयां चल रही हैं, रिवोल्ट चल रहा है या सिविल वॉर हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है और इमरजेंसी के चलते सारी की सारी पावर जो है वो कंट्री की उठ करके पूरी की पूरी पावर पार्लियामेंट के पास पहुंच जाती है और प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसे बोलते हैं, उसके थ्रू कंट्री में कुछ भी बदल सकता है, समझ गए? बट अगेन इसमें एक ही लूप होल है कि ये काम प्रेसिडेंट अकेले नहीं कर सकता, ये उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछकर ही करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये डिसीजन भी कौन ले रहा है? प्राइम मिनिस्टर ही ले रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था, बट इंदिरा गांधी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट को कोई भी डिसीजन अपने हाथ से लेने का अधिकार नहीं है, जो भी वो डिसीजन लेंगे उसमें उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। मैम प्रेसिडेंट को रिजाइन करने का कोई होता है? प्रेसिडेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं, वैसे अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन हैंडओवर कर सकता है। मैम उनको कोई निकाल सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता नहीं है, हमारी बहुत प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनका इम्पीचमेंट होता है, अभी तक तो कभी हुआ नहीं है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में अलग प्रोसीजर है, बट इनको कोई निकाल नहीं सकता। पूरी वोटिंग कराई जाएगी पार्लियामेंट में, वो अगर पास होता है तो इन्हें इम्पीच किया जाता है, इन्हें पद से हटाया जा सकता है, बट उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इतनी पावर ही नहीं है इस पोस्ट पे कि जिसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी जाए। प्राइम मिनिस्टर के लिए सब परेशान है क्योंकि पावर उसी के पास है ना। तो प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, सबको पता है कि प्रेसिडेंट के लिए कोई इलेक्शन हमारी कंट्री पे नहीं होता है, हम केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ही इलेक्शन देते हैं।
मेंबर ऑफ एमपी एंड एमएलए, एमएलए स्टेट के लिए और एमपी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। यानी जब स्टेट का इलेक्शन होता है जो कि फरवरी में है यूपी में, तो उसमें एमएलए चुने जाएंगे। और 2019 में इलेक्शन हुआ था जिसमें मोदी जी जीते थे सेंटर पे, अभी वो फिर से होगा 24 में और उसमें एमपी चुने जाएंगे। तो हर 5 साल में हर एक स्टेट में इलेक्शन होता है और हर 5 साल में सेंटर में भी इलेक्शन होता है। ठीक है, तो सेंटर के इलेक्शन की टाइमलाइन अलग है, स्टेट्स की अपनी अलग अलग टाइमलाइन है। जैसे यूपी में आप चुनाव हो रहे हैं 2022 में, तो अगले होंगे 27 में, करेक्ट, 5 साल के बाद। पार्लियामेंट के चुनाव अभी हुए थे 2019 में, अब होंगे 24 में, 5 साल के बाद। तो सारे स्टेट्स की ऐसे अलग अलग है, हो सकता है अगले साल कर्नाटका में हो, उसके अगले साल, सब लोग अपनी स्टेट अपनी अलग अलग टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जिसके यहाँ जब शुरू हुए चुनाव कभी कभी, और ये सब अलग क्यों है, सारी डेट सेम क्यों नहीं है, सारे स्टेट्स में एक ही ईयर पे चुनाव क्यों नहीं होते? फंडिंग, हम बहुत ज्यादा मनी यूज हो जाएगी। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में कोलिजन गवर्नमेंट के चलते भी तो गिर गई होगी कई गवर्नमेंट पहले, तो चुनाव अचानक से बीच में कराने पड़े होंगे, समझ गए? जैसे 2027 में मान लो सारे सारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें डेट सबकी चेंज हो गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जैसे 2027 में चुनाव है, ठीक है, फिर उसके बाद 2000, अब अगला चुनाव 2022 के बाद यूपी में 27 में होना चाहिए, लेकिन राजस्थान का भी 2022 में ही चुनाव हो रहा है तो उसका भी 27 में होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में अचानक से क्या हुआ, मेजोरिटी में किसी ने कोलिजन गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिया, सरकार गिर गई, तो 2024 में ही सरकार गिर गई, तो फिर से इलेक्शन कराने पड़े, है ना? तो इस तरह से करते करते आगे पीछे टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है सारे स्टेट्स की, इसलिए सारे स्टेट्स अलग अलग चुनाव अपना करते हैं अपने 5-5 साल पे। सेंटर के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। ठीक है, तो सबके ही चुनाव 5 साल पर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही डेट पर या एक ही ईयर में होगा। ठीक है, अब प्रेसिडेंट बनने के लिए मैम क्या, वो वर्क टाइमलाइन 6 ईयर होती 6 ईयर कोई टाइमलाइन नहीं है। प्रेसिडेंट की जो नहीं पोस्ट, हाँ, सर्विस क्या ईयर्स की चैट पर लिखो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो नॉमिनल हेड हैं, यानी वो हेड ऑफ द कंट्री हैं। सारे ट्रांजैक्शन सारे बिजनेस कंट्री के उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंट्री हमारी मेक श्योर करती है कि वो नॉमिनल ही रहे, यानी नाम के ही हैं। सेम इज ट्रू फॉर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग शी कैन नॉट डू। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से रीड करोगे तो तुम्हें लगेगा कि प्रेसिडेंट सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो तीनों आर्मी तीनों फोर्सेस का हेड भी है। ठीक है, यूपीएससी जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्शन कमीशन, ये वो, उन सब के जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। बट रियलिटी क्या है कि इन सबके अपॉइंटमेंट लेटर पर प्रेसिडेंट साइन करता है, इनको अपॉइंट तो गवर्नमेंट ही कर रही होती है, समझ गए? तो जब तुम ऊपर से पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा प्रेसिडेंट यूपीएससी को भी कर रहा है, यूजीसी वाले को भी कर रहा है, इसको कर रहा है, उसको कर रहा है, ये लो सारे सीवीसी सीबीआई सब जगह प्रेसिडेंट है, और सारे फोर्सेस का हेड भी प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी लगा सकता है, प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास है। बट ऐसा नहीं है, ये सारे डिसीजन प्रेसिडेंट केवल ऑन पेपर ले रहा है, लेकिन उसको वो एक्चुअली वो डिसीजन किसकी बात मान रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, यानी कैबिनेट की, यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस उसकी क्लोज्ड कैबिनेट की बात मान के ही सारे डिसीजन लेता है। ठीक है, तो अब नीचे क्या है, अगर तुम कैजुअल, हाँ बेटा, ठीक है, ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज केवल प्रेसिडेंट के नाम पर ली जाती हैं, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेसिडेंट के नाम पर काम किया जा रहा है ना, बट काम तो खुद गवर्नमेंट ही कर रही है, समझ गए? तो यानी मोदी जी और उनकी कैबिनेट किसी को चूज करेगी, फिर अचानक से जब उसका अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगी तो उसके घर पर जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसमें नीचे प्रेसिडेंट के साइन होंगे। ठीक है, ओके, सो प्रेसिडेंट के बारे में प्रीटी मच हमें सब कुछ पता है। प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस,
हाई कोर्ट के जजेस, स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कराती है इलेक्शन, उसके कमिश्नर को अपॉइंट करता है, एम्बेसडर को अपॉइंट करता है, जितनी इंटरनेशनल इंडिया की ट्रीटीज होती है बाकी कंट्री के साथ में जितने एग्रीमेंट होते हैं वहां साइन होते हैं। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का, यानी तीनों फोर्सेस के जो चीफ हैं उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी इन्हीं के नाम पर जाता है और ये सुपरवाइज करते हैं। तो ऊपर ऊपर से सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पर हो रहा है। तो एक बात आप ये समझ लो कि प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर है, कंट्री के सारे डिसीजन उसके नाम पर लिए जाते हैं, सारे अपॉइंटमेंट इन दी नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, बट एक्चुअल पावर इज विद दी कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर। हाँ आयुष, ये देखो जो बात मैं इतनी देर से बोल रही हूँ वो यहाँ लिखी है, बट वी शुड रिमेम्बर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज ऑल दीज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ गए? लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट ये सारी के सारे डिसीजन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही ले रहे हैं। ठीक है, सो प्रेसिडेंट प्रीटी मच यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसमें ज्यादा उधर कुछ है नहीं, रीड करके मैंने आने के लिए बोला ही था, है ना, फटाफट हो जाएगा इसलिए। तो अब जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। जुडिशरी के बारे में क्या जानते हो? मैडम जुडिशियरी किसी भी लॉ को हटा सकती है अगर उसे अच्छा लगे, कोर्ट सजा देती है। जुडिशरी का पहला काम तो है कंट्री के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना और उसमें जो भी गिल्टी है उसे सजा देना। करेक्ट? तो सुप्रीम कोर्ट केवल ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच के झगड़े को सॉल्व करती है, स्टेट्स के बीच के झगड़े को भी सॉल्व करती है। यूपी और एमपी दो स्टेट्स आपस में झगड़ रहे हैं किसी पानी को लेकर, किसी रोड को लेकर, तो भी ये डिस्प्यूट प्रीटी मच कोर्ट सॉल्व कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट यानी कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा कर रहा है तो वो भी जो डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकती है। यानी इफ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन आवर कंट्री तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती। करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री का जो है वो एपेक्स कोर्ट है, यानी सबसे ऊपर का कोर्ट है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही नहीं लेता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं जो कि 25 है। लगभग हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है और एक दो चार स्टेट का दो मिला के हाई कोर्ट है। जैसे हरियाणा पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो इसीलिए 28 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज में टोटल 25 हाई कोर्ट ही है। ठीक है, तो टोटल 25 हाई कोर्ट है और उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक सिटी में होते हैं। इन ये कुछ सिस्टम है। ठीक है, यानी हायरार्की में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि तुम डायरेक्टली किसी भी चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर तुम्हें कोई मैटर है तो तुम अपीलेट सिस्टम से जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, यानी पहले तो तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाना पड़ेगा। वहां पर अगर तुम हार गए या तुम्हें वहां के फैसले से प्रॉब्लम है तो तुम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम तीसरी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि घर में पेन चोरी हो गया तो चले गए सुप्रीम कोर्ट, ऐसे नहीं पॉसिबल है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो लोकल थाने में, लोकल थाने से लोकल कोर्ट में जाती है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो तुम कहोगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट बैठे बैठे इंतजार करता रहता है कि सारा काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करने दो, हाई कोर्ट को करने दो, जब एंड में हमारे पास आएंगे तब हम सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास मर्डर और बड़े डिसीजंस को छोड़ के, मतलब मर्डर और नॉर्मल लाइफ मैटर्स के डिस्प्यूट को छोड़ के भी और भी बहुत सारे काम हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपील के थ्रू ही आप जा सकते हैं। छोटे मोटे सिटीजन्स के मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता। तो बड़े कौन से काम है? बड़े काम ये है कि जब दो और ज्यादा उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का आपस में झगड़ा चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों में सेम ही रिवर बह के जाती है और उनके रिवर में कौन कितना पानी यूज करेगा, इस बात को लेके कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ाई कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट इस पे ट्रिब्यूनल बैठाएगा, वो डिसीजन देगा। गवर्नमेंट और यूनियन बहुत सारे लोग होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से नाराज होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमे डाले होंगे,
उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट PIL भी लेता है, यानी पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट पे एक PIL डाल सकता है। जैसे दिवाली क्रैकर्स के लिए किसी ने PIL डाली थी कि दिवाली क्रैकर्स से बहुत पोल्यूशन होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कि दिवाली क्रैकर्स बंद किए जाए, पटाखों नहीं जलेंगे, फैक्ट्री बंद करेंगे, है कि नहीं। तो ये सारे काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे काम है, तो वो ये नहीं कर सकता है कि केवल सिटीजन्स के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करे और उसमें जजमेंट दे। इसीलिए तीसरा तरीका है कि आप दूसरा तरीका जो है आप अपीलेट सिस्टम से जा सकते हैं, यानी नॉर्मल मैटर में सुप्रीम कोर्ट कंट्री के बड़े डिसीजंस पे ही सॉल्व करता है उनको, लेकिन वो पर्सनल डिसीजंस भी सॉल्व करेगा, पर्सनल मैटर्स को भी सॉल्व करेगा अगर आप अपील के थ्रू वहां पर जाते हैं, ठीक है। यानी नीचे के 2 कोर्ट से अगर आप जस्टिफाइड नहीं है, आपको नहीं सही लगता है डिसीजन, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं, यानी अपील करते करते आप जिस हाईएस्ट कोर्ट में जा सकते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, समझ गए। चाहे वो सिविल मैटर हो यानी टैक्स का मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मर्डर का मैटर हो, ठीक है। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन लिया गया है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, यानी हाई कोर्ट के डिसीजन से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये जो सिस्टम है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये पूरा एक सिस्टम है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यानी हमारी कंट्री में जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन लिया तो वो ऑटोमेटिकली लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिवाली पे क्रैकर बंद, तो हाई कोर्ट बोल रहा है मैं तो पंजाब का हाई कोर्ट हूँ, पंजाब में तो पटाखे जलेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट की बात सारे लोअर कोर्ट को माननी पड़ती है, इसीलिए इसमें और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप में डिफरेंस है, करेक्ट। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो गाइडलाइन देती है, स्टेट्स पे आजादी होती है कि वो उसे कुछ हद तक माने और कुछ हद तक ना माने, लेकिन जुडिशरी में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लोअर कोर्ट को माननी ही पड़ती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और सिमिलरली हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट उसे चेंज भी कर सकता है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद के दिए हुए डिसीजन को भी बदल सकता है, तो उसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। उसकी पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। फॉर एग्जाम्पल अभी सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड हो गई है, ठीक है, यानी कि अभी गे कपल, लेस्बियन कपल, LGBT कम्युनिटीज अब अलाउड है, रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन 2013 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को अननेचुरल बोला था। तो पहले इसी चीज को मना किया और फिर इसी चीज को लीगलाइज किया। तो ये क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी चीज को अपने ही डिसीजन को चेंज करे, समझ गए। तो ये पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है कि वो अपने ही डिसीजन को बदल करके कोई नया जजमेंट दे सकते हैं जो कि पुराने जजमेंट को ओवरराइड करेगा, समझ गए। इसी तरह से और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को चेंज करके कोई नया जजमेंट दिया है और नया जजमेंट फॉलो होता है, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। एक टर्म होता है उसको बोलते हैं सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। तो किसी भी कंट्री में कोई एक ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सॉवरेन हो सकता है, या तो पार्लियामेंट सॉवरेन होगी या फिर जुडिशरी सॉवरेन हो सकती है, समझ गए। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कंट्री को चलाना और जुडिशरी का काम है पनिश करना। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी वो फाइनल नहीं है। कैसे? ऑल्दो 99% केसेस में पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, उसके बनाए हुए लॉ को चैलेंज कोई नहीं करता अनलेस और अनटिल वो लॉ पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बनाया हो। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फोर फादर्स लिख गए हैं
उसके हिसाब से अगर कोई लॉ बना है, यानी इक्वालिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है, फ्रीडम को ध्यान में रख के बनाया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी राइट्स सिटीजन्स को दिए हैं, पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना के अगर उन राइट्स को छीनना चाहेगी तो वो लॉ नहीं बना सकती वो। लेकिन पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जिससे सिटीजन्स के सारे राइट्स एज इट इज प्रिजर्व रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पार्लियामेंट का तो काम ही है लॉ बनाना। लेकिन सपोज कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजें रिजेक्ट होती हो। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट कल ये लॉ बनाए कि आज से इस कंट्री में लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाएगा, केवल लड़के पढ़ेंगे, तो बताओ क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है? नो मैम। नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 फंडामेंटल राइट मिले हैं उसमें एक राइट है राइट टू इक्वालिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में सारे ही लोगों को बराबर मानना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। तो कोई तरीका, कोई भी लॉ इक्वालिटी को वायलेट नहीं कर सकता, यानी कोई भी ऐसा लॉ कंट्री में नहीं बनाया जा सकता जो इक्वालिटी ना लाए। समझ गए? तो यानी ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन पार्लियामेंट का तो काम है लॉ बनाना। तो अब इस सिचुएशन में इस लॉ को, क्या ये लॉ कंट्री में लग जाएगा? लेकिन गवर्नमेंट तो मेजॉरिटी में है और पार्लियामेंट में भी मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट के ही बैठे हैं। तो ये लॉ मान लो पास हो गया। क्यों पास हो गया? क्योंकि जब इस पे वोटिंग करी तो कल ही बताया था मैंने कि 545 में 300 लोग तो मोदी जी के ही थे, तो ये लोकसभा में भी पास हो गया। राज्यसभा में भी सपोज करो कि मैक्सिमम 245 में 200 लोग मोदी जी को ही फेवर करते थे, तो ये लोकसभा में भी पास हो गया। अब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो क्या प्रेसिडेंट इसे मना कर सकता है? मान लो एक बार को कि प्रेसिडेंट को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है और प्रेसिडेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट दोबारा भेज देगी, और लेकिन जब पार्लियामेंट दोबारा ये लॉ पास करके भेजेगी तो प्रेसिडेंट को तो साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऑपोजिशन में जाके दूसरी बार मना नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट की मजबूरी हुई और उन्होंने एक साइन कर दिया, तो अब तो फंस गए हम। यानी कोई भी ऐसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स ने ये ध्यान में रखा कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें कोई ऐसी हिटलर टाइप की गवर्नमेंट आ जाए जो मेजॉरिटी से जीत जाए, और हो सकता है कोई गलत लॉ बना दे। फिर क्या होगा? फिर तो वो पार्लियामेंट में भी पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट भी उस पर साइन कर देगा। तो अब एंड में क्या होगा बताओ? मैम सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर दे सकता। करेक्ट। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, उन्होंने बोला है कि कंट्री में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं होगी, यानी हाईएस्ट डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट अपना सारा काम कर सकती है, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ प्रॉब्लम विद द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, यानी प्रभु, सबसे सुप्रीम पावर उसकी नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम पावर किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। आम भाषा में बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में, तो पार्लियामेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चली तो किसी को भी जरूरत नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट पे जाके पहले कोई मुकदमा करे और तब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो खुद ही ये केस दर्ज कर लेगी अपने आप, बिना किसी के कहे, खुद ही एक केस दर्ज कर लेगी और खुद ही इसको रिजेक्ट कर देगी। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? खुद ही अपने आप में ही केस दर्ज भी कर लेगी खुद ही, और खुद ही इसे रिजेक्ट भी कर लेगी। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास ही केवल पावर है कि वो इंटरप्रेट करे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है ये खुद सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है। कोई दूसरा इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि आम की जगह इमली लिखी है तो मानना ही पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आम नहीं इमली ही लिखी है, भले ही तुम्हें दिख रहा हो सामने की आम लिखा है। समझ गए? इतनी पावर है। फॉर एग्जाम्पल, सारी कंट्री के लोग कह रहे हैं कि ये तो आम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं ये इमली है, तो फिर वो
इमली ही है। समझ गए? तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है कि इन केस अगर कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो ये डिसाइड करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बना है या नहीं बना है। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट की फुल्ली प्रोटेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन की फुल्ली प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी लॉ को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है देन एंड देयर, और वो लॉ कंट्री में नहीं लग सकता। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास ये राइट भी है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी लॉ को वहीं के वहीं खत्म कर सकती है अगर उसे लगता है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बनाया गया। एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद जुडिशियल लेजिस्लेशन, एक टर्म है, टर्म बहुत डिफिकल्ट है ना समझो। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर निकाल करके वो लॉ भी लगा दे कंट्री में। समझ गए? तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट अपना काम नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ढेर सारी पावर है इनको ठिकाने लगाने के लिए। इसलिए बहुत बार मैम हाँ बेटा, मैम सुप्रीम कोर्ट जब लॉ निकालेगा तो उसे भी लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना कुछ चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई लॉ निकालती है तो उसे वो एज अ लॉ नहीं निकालती है, एज अ डायरेक्शन निकालती है। जैसे उन्होंने दिवाली क्रैकर्स को बैन कर दिया था खुद ही, इसको एक टर्म दिया जाता है जुडिशरी का लॉ। जुडिशरी का वैसे कोई काम नहीं है लॉ बनाने का, लॉ तो पार्लियामेंट को बनाना पड़ता है, बट सिंस सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे दी गई है कि पार्लियामेंट का कोई भी चीज उन्हें ना पसंद आए तो उसे चेंज कर सकते हैं, तो जुडिशरी बहुत बार लॉ बना देती है अपनी तरफ से। और जुडिशरी को कौन मना कर सकता है? जुडिशरी को तो कोई कंट्री में मना कर नहीं सकता, क्योंकि जुडिशरी तो सुप्रीम है हमारी कंट्री में। इसीलिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है उस केस में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारत बंद, तो भारत बंद ही हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिवाली पे क्रैकर्स नहीं फटेंगे, तो वो लॉ लाना ही पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कल को कह दे फार्मर्स बिल नल एंड वॉइड, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाए। ठीक है? तो इसीलिए हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करते हैं कि किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड है या नहीं है। वैलिडिटी का मतलब सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है? इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। यानी तुम कोई भी काम करोगे तो जैसे तुम लोग होमवर्क करते हो और टीचर उस पर रिव्यू करता है सही किया है या गलत, वही, लेकिन होमवर्क करना तो तुम्हारा ही फर्ज है ना, लेकिन रिव्यू करने का राइट टीचर को दिया है। उसी तरह लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, लेकिन गलत लॉ बनाओगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल करे। ठीक है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑल पावरफुल, ऑल माइटी माना जाता है। तो पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी जो है ये बहुत पॉजिटिव रहा है, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को जुडिशरी ने प्रोटेक्ट किया है। ठीक है? अभी पिछले 1-2 साल पहले ही जब आधार वाला टाइम आया था, तो उसमें लोगों ने कंप्लेन किया था कि आधार से तो सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, आंखों की भी चली जाती है, फिंगरप्रिंट भी चला जाता है, ये वो है ना। तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसीजन लेकर के एक डिसीजन दिया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी पार्ट है राइट टू फ्रीडम का। ठीक है? तो यानी किसी भी इंसान से पूछे बिना उसका जो डेटा है वो नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए देखते होंगे कि आजकल एक टिक बॉक्स आता है कि आर यू रेडी टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट करते रहता है, क्योंकि उसका काम ही है बदलते इंडिया के साथ चीजों को बदलते हुए देखना। और कभी भी अगर उसको लगता है कि गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज रखती है। वो ऐसा नहीं है कि जो केस कोर्ट में पहुंचेगा वो केवल उसी के ऊपर जजमेंट देगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक नई ही मैकेनिज्म निकाली है, उसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके हिसाब से जनता के हित में कोई भी चीज तुम सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हो। अगर चलते फिरते तुमने देखा कि कुछ लोग एक औरत को मार रहे हैं, या जैसे निर्भया रेप कांड हुआ था कुछ साल पहले, है ना, तो उस पे जो PIL अब कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट में डालेगा
सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये मैटर ठीक है जिस पे तुमने सुप्रीम PIL का मतलब है सिंपल सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम देख रहे हो रोज के रोज की ये घर से बाहर निकलते वक्त तुम देखते हो कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो बहुत पैसा लेते हैं रोज रोज, ठीक है, सबसे फालतू का पैसा लिया करते हैं। तो तुमने एक दिन PIL सुप्रीम कोर्ट को लिख दी कि सर ये देखो गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना रही है और हम इतने टाइम से देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों से पैसा लिया जा रहा है, ये वो। सुप्रीम कोर्ट का लगा ठीक मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसमें डिसीजन ले लेगी और बोलेगी कि कल से इस कंट्री में जो भी पुलिस लोग जो भी ट्रैफिक को चेक कर रहे हैं उन सबका वीडियो कैमरा जरूरी है ना। तो इसी तरह से जैसे पहले किसी ने PIL डाल दी कि पार्लियामेंट की जितने भी लोग होते हैं वो प्रोसीडिंग कभी बाहर नहीं आती है, यानी पार्लियामेंट में जो भी डिसीजन हो रहा है जो भी डिबेट वगैरह चल रही है आम इंडियन को कुछ नहीं पता है कि क्या बातें करते हैं अंदर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो सब आप ओपन करो, लाइव करो, आप दिखाओ पब्लिक को, है ना, क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मैटर्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अगर आप चाहो तो चिट्ठी लिख सकते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये आपने सही बात बोली है और गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस पर खुद ही डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट को फटकार लगाती है, गवर्नमेंट को गाइडलाइन देती है कि ये चीजें हैं, क्यों नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा केस है, बहुत लंबे टाइम से हो सकता है फार्मर्स के पैसे गवर्नमेंट ने ना दिए, सारे फार्मर्स लेकर के सुप्रीम कोर्ट को PIL लिख देंगे कि सर 5 साल हो गए हमारा शुगर केन का पैसा बचा है, गवर्नमेंट ने बोला था कि ये लेगी हमसे, इन्होंने शुगर केन हमसे खरीद लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगी कि फार्मर्स का पैसा क्यों नहीं मिला और ये बार बार नहीं आएंगे, ठीक है। एकदम रीसेंट एग्जांपल कोरोना का है, कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था लोगों को, तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली कि हमारे यहाँ देखो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इतने लोग मर गए। सुप्रीम कोर्ट आए दिन फटकार लगाती थी गवर्नमेंट को कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, इधर उधर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचना चाहिए। जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई तो अरविंद केजरीवाल का एक ओपन इंटरव्यू आया था यूट्यूब में कि हमको 800 मीट्रिक टन के ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन हमको 400 ही दिया जा रहा है ना, तो हमारे पास कमी है, अगर किसी ने देखा हो तो आया था वो। तो उस वक्त क्या हुआ, ये लोग भी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो आम आदमी पार्टी को भी फटकार लगाई कि ये ऑक्सीजन केवल तुम्हें ही नहीं मिलेगी और ऊपर से गवर्नमेंट को भी बोला कि मिनिमम 400 तो आपको दिल्ली को देनी ही पड़ेगी, तो गवर्नमेंट को मिनिमम 400 दिल्ली को देनी ही पड़ी। समझ गए, ऐसे छोटे छोटे मैटर्स हैं जिसमें लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं गवर्नमेंट के बेसिस पर, और बहुत सारे मैटर्स हैं जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट को समझ के सुप्रीम कोर्ट को। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आखिर है क्या? PIL एक तरीका है जिसमें आप के पास गवर्नमेंट के अलावा एक और इंसान है जहां पर जाके आप शिकायत कर सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस बच जाती है, यानी जो गवर्नमेंट गलत कर सकती है वो गवर्नमेंट नहीं करती है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फटकार हमें लगा सकता है। तो ये अच्छा मैकेनिज्म है जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, क्योंकि अगर PIL नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट केवल जुडिशरी मतलब बस डिसीजन देती, सारा काम गवर्नमेंट ही देख रही होती, तो गवर्नमेंट का मन करता तो दिवाली में क्रैकर्स बैन नहीं करती, पॉल्यूशन बढ़ते ही जाता है ना, या फिर गवर्नमेंट ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देती दिल्ली वालों को, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन PIL से गवर्नमेंट को भी डर रहता है क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी डायरेक्शन दे सकता है और उन्हें डांट फटकार लगा सकता है ना। तो ये बात पब्लिक को पता चल जाएगी, पब्लिक को पता चल जाएगी तो फिर वोटर भागेंगे। हाँ आयुष, तो किस किस को ये चैप्टर पूरा समझ आ गया है? मैम मेरे को आ गया। ठीक है। सो अब हमें करना तो था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, बट व्हाट वी विल डू, ये चैप्टर सिंस 15-10 मिनट, मैम 2 हफ्ते तो हो गए होंगे। क्या मैम 2 हफ्ते तो हो गए होंगे किस चीज के? मैम चैप्टर शुरू हुए। कौन सा चैप्टर? मैम यही चैप्टर। नहीं ये तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अब हमारा एक ही चैप्टर बचा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो क्या उसे भी शुरू करना चाहिए?